हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। अपने 2000 प्रश्नों की श्रृंखला में आगे के प्रश्नों के साथ मैं आई हूँ। पढ़ाया हुआ अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज का पहला प्रश्न है, बाल पोषाहार योजना, बाल विकास फंड योजना किस बैंक या संस्था के अंतर्गत, बाल पोषाहार नहीं, बालोपहार योजना, बाल विकास फंड योजना किस बैंक या संस्थाओं के अंतर्गत कार्य कर रही है? जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, डाकघर, राष्ट्रीय बैंक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो आपका है, आपका बालोपहार योजना, जो बाल बच्चों के उपहार के स्वरूप जो योजना चलाई जाती है, बाल विकास फंड योजना, जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट जैसी संस्थाओं के अंतर्गत कार्य कर रही हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका जीवन बीमा निगम भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अंतर्गत यह कार्य कर रही है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया योजना कब से प्रारंभ हुई? तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया योजना 1964 में प्रारंभ की गई थी। कब? 1964 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है हमारा, बैंक खातों के प्रकार हैं, बचत खाता तथा आवर्ती खाता, निश्चित अवधि जमा खाता, चालू खाता या उपरोक्त सभी। तो हम सभी जानते हैं कि अगर बैंक के अकाउंट्स की बात करें कि किस प्रकार का, कितने प्रकार के अकाउंट हैं, तो इसमें आवर्ती खाता है, बिल्कुल है, निश्चित अवधि जमा खाता है और करंट अकाउंट चालू खाता है। तो ये तीनों जो है ये सभी आते हैं। तो बैंक खातों के प्रकार की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है या करेक्ट हो जाएगा। अगर व्यवसायी या बिजनेसमैन जो होते हैं, वो जिनको ज़्यादा पैसे हरदम निकालने और जमा करने रहते हैं, तो वो ज़्यादातर करंट अकाउंट का काम करते हैं, और जिनको अपने पैसे सेव करके रखने होते हैं वो बचत खाता या आवर्ती खाते का प्रयोग करते हैं, और जिन्हें अपनी ज़्यादा लंबे समय तक एक मतलब धनराशि को एक निश्चित समय तक 5 साल, 7 साल, 9 साल ऐसे समय के लिए जो रखते हैं उसको वो निश्चित अवधि जमा खाता के अंतर्गत आता है। तो फिलहाल बैंक के खातों के प्रकार हैं, तो बैंक के खातों के ये सभी प्रकार हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, तेल, घी, मक्खन, खाद्य तेल, शहद, दालें, मसाला, आटा, बेसन उत्पाद पर प्रमाणन चिन्ह होता है। किसका प्रमाणन चिन्ह होता है? कौन सा मार्क होता है? एग मार्क, ISI मार्क, FPO, इनमें से कोई नहीं। तो घी, मक्खन, खाद्य, शहद, दालें, मसाले, आटा, बेसन उत्पादों पर प्रमाणन चिन्ह क्या होता है? ये प्रमाणन चिन्ह होता है एग मार्क का, एग्रीकल्चर मार्क मतलब यहाँ पर मतलब है, तो ये इसके अंतर्गत आता है, ये एग मार्क के अंतर्गत आता है। एग मार्क का जो प्रमाणन चिन्ह है वह भारत के कृषि खाद्य उत्पादों पर लगाया जाता है। अभी मैंने आपसे बताया एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर के खाद्य उत्पाद पर लगाया जाता है। इसे भारत सरकार के विपणन और निरीक्षण निदेशालय जारी करता है। एगमार्क की शुरुआत वर्ष 1937 में हुई। अगर पूछा जाए कि इसकी शुरुआत कब हुई तो सन 1937 में एगमार्क की शुरुआत हुई तथा वर्ष 1986 में इसे संशोधित किया गया। सन 1986 में इसे दोबारा संशोधित किया गया है। तो आपको एगमार्क के बारे में भी काफ़ी कुछ पता चल गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निर्णय करने में उन उद्देश्यों का अस्तित्व निहित है जिनके प्रति उसका प्रतिस्थापन किया गया है, यह किसकी उक्ति है? डी वुड्स थॉमस की, एस्त्रा फ्रेचुबैटन की, C.A. वेस्टोन की, इनमें से कोई नहीं। तो ये चारों जो ऑप्शन है ये एक परिभाषा है, और परिभाषा है, इसके कीवर्ड्स को आप पकड़ करके इसको आप देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो परिभाषा दी हुई है डी वुड्स थॉमस की दी हुई है। निर्णय करने में उन उद्देश्यों का अस्तित्व निहित है जिसके प्रति उसका प्रतिस्थापन किया गया है। ठीक है, तो क्या निर्णय करने में उन उद्देश्यों का अस्तित्व निहित है जिनके प्रति उसका प्रतिस्थापन किया गया है, या किसकी है? डी वुड्स थॉमस की उक्ति है। नेक्स्ट है हमारा, समानुपातिक प्रभाव के नियामक हैं। केवल रेखा का प्रभाव, केवल दूरी का प्रभाव, रेखा दूरी तथा माप का प्रभाव, कोई भी नहीं। तो समानुपातिक प्रभाव के नियामक कौन से हैं? रेखा, दूरी तथा माप का प्रभाव। ऑप्शन नंबर 3 जो है यह यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर रेखा, दूरी तथा माप, इन तीनों का प्रभाव समानुपात पर पड़ता है।
समानुपात, जिस प्रकार का हमें अनुपात दिया हुआ है वह क्या, उस पर इसका प्रभाव, रेखा का भी अनुपात होना चाहिए, दूरी का भी और माप का भी, इस पर समानुपातिक प्रभाव को चलाने का कार्य रेखा, दूरी, माप तीनों का होता है। इसी से आपके जो भी चाहे आपका कोई पैटर्न है, नमूना है या कोई परिधान है, उसके अंतर्गत जो समानुपातिक प्रभाव है वह आपको देखने को मिलता है। तो ये तीनों फैक्टर उसमें इंपॉर्टेंट होते हैं तभी, या उसके नियामक अर्थात कि चलाने वाले हैं। नेक्स्ट है, गंदे कपड़ों पर साबुन की टिकिया के स्थान पर साबुन का चूर्ण का प्रयोग क्या होता है, अच्छा होता है, श्रेयकर होता है, खराब होता है, कोई भी नहीं होता। गंदे कपड़ों पर साबुन की टिकिया के स्थान पर साबुन का चूर्ण मतलब कि सर्फ, विरंजक का जो प्रयोग होता है वह क्या होता है, श्रेयकर होता है। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाता है यह हमारा करेक्ट होता है। चूर्ण साबुन की तुलना में जल्द व तीव्र सफाई करते हैं। जो सर्फ होते हैं, पाउडर होते हैं, वह साबुन की तुलना में जल्दी सफाई करते हैं। तो वहाँ पर हमारा कौन सा करेक्ट हो गया था कि ज़्यादा श्रेयकर होते हैं। ऑप्शन नंबर 2। 6 से 12 वर्ष तक के काल को कहते हैं बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था या बुढ़ापा। तो जो 6 से 12 वर्ष तक का काल होता है उसको क्या कहते हैं, बाल्यावस्था कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका बाल्यावस्था करेक्ट हो जाता है। 6 से 12 वर्ष के काल को बाल्यावस्था। किशोरावस्था की अगर हम बात करें तो 12 से 18 वर्ष का समय हो जाता है। प्रौढ़ावस्था की बात करें तो 18 से ऊपर और आपका 60 तक आ जाता है, और वृद्धावस्था 60 वर्ष से ऊपर की। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा, किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था या बुढ़ापा। तो ये जो चारों ऑप्शन है उसमें आप देखेंगे कि जो इसमें किशोरावस्था होती है, किशोरावस्था जो होती है इसमें क्या होता है, जो कि हमारा क्या 13 से 18, 12 से 18 वर्ष का जो समय है उसमें क्या होता है, यौन परिपक्वता के कारण शरीर में अनेक भौतिक परिवर्तन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। बाल्यावस्था की वयस्कता तक की संक्रमण की अवधि होती है। इस अवधि के दौरान व्यक्ति में कई तरह के शारीरिक परिवर्तन होते हैं। स्टैनले हॉल ने इसे तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा है। नेक्स्ट है हमारा, जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होती है, 1/4, आधी, 2/3, 1/3। ऑप्शन नंबर 1 जो है वह क्या है, 1/4 होती है। 1:4 का अनुपात होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, शिशु पालन व सामाजिकरण की प्रक्रिया का संबंध होता है विभिन्न साधनों या संस्थाओं से, आंकड़ों एवं आहारों से, साधनों और आंकड़ों से, उपरोक्त में से किसी में से नहीं। तो शिशु पालन एवं सामाजिकरण की प्रक्रिया का संबंध होता है, किस चीज़ से होता है, आपका विभिन्न साधनों या संस्थाओं से होता है। बच्चों के पालन पोषण में परिवार, खेल समूह तथा भाषा संबंधी साधन एवं संस्थाएं सहायक होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है यह करेक्ट हो जाता है। ठीक, सामाजिकरण स्तरीकरण एवं सामाजिक विभाग से संबंधित है। क्या, जाति, भाषा, खेल, इनमें से कोई नहीं। सामाजिक स्तरीकरण एवं सामाजिक विभाग से संबंधित क्या है, समाज का स्तरीकरण कहाँ से हुआ है, जाति से हुआ है। नंबर 1 जो है वह यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। जाति का संबंध सामाजिक स्तरीकरण एवं सामाजिक विभाग से होता है। सामाजिक स्तरीकरण वह प्रक्रिया है, सामाजिक स्तरीकरण क्या है, सामाजिक स्तरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्तियों के समूहों को उनकी प्रतिष्ठा, संपत्ति और शक्ति की मात्रा के सापेक्ष पदानुक्रम के विभिन्न श्रेणियों के उच्च से निम्न रूप में स्तरीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है, चिकनाई अवशोषक विधि में प्रयुक्त नहीं होते, फ्रेंच चॉक एवं मुल्तानी मिट्टी, पाउडर ऑफ मैग्नीशिया, पेट्रोल, मूंग का आटा। तो यहाँ जो है चिकनाई अवशोषक विधि के रूप में क्या चीज़ प्रयुक्त नहीं होती है, पेट्रोल प्रयुक्त नहीं होता है, और ये सारे जो है ये चिकनाई के अवशोषक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। पेट्रोल क्या है, एक वो है जो कि विरंजक है, जो कि हमें किसमें पेट्रोल जो है ये हमें ड्राई क्लीनिंग में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। ये ड्राई क्लीनिंग का जो भी कार्य है या पेट्रोल के द्वारा सूखी धुलाई में इसका काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक दृष्टि से संयुक्त परिवार के लाभ हैं।
आर्थिक दृष्टि से संयुक्त परिवार के क्या क्या लाभ हैं? मितव्ययिता और भूमि विखंडन से बचाव, श्रम विभाजन एवं उत्पादन में सुविधा, संपत्ति का समाजवादी वितरण, उपरोक्त सभी। तो आर्थिक दृष्टि से संयुक्त परिवार के लाभ: मितव्ययिता, बिल्कुल कम खर्चा होगा, भूमि विखंडन से बचाव भी होगा, श्रम विभाजन हो जाएगा, अलग अलग काम लोग करेंगे, उत्पादन में सुविधा होगी, ज़्यादा लोग होंगे ज़्यादा उत्पादन होगा, संपत्ति का समाजवादी वितरण, मतलब सबके लिए जो भी संपत्ति है सभी को मिलेगी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी यह करेक्ट हो जाता है। संयुक्त परिवार में जो होता है ये सभी लाभ देखने को मिलते हैं। ठीक है, आर्थिक दृष्टि से संयुक्त परिवार के ये सारे लाभ है। नेक्स्ट है आर्थिक दृष्टिकोण से संयुक्त परिवार के लाभ है: मितव्ययिता एवं भूमि खंडन में बचाव, श्रम विभाजन, क्वेश्चन रिपीट हो गया, उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त परिवार में सामाजिक लाभ, इससे पहले जो था वो हम लोगों ने आर्थिक दृष्टि से लाभ पढ़ा था, अब यहाँ पे सामाजिक लाभ, प्रश्न में अंतर है। ठीक है, संयुक्त परिवार में सामाजिक लाभ हैं: सामाजिक सुरक्षा एवं परमार्थ की भावना, सामाजिक नियंत्रण एवं परंपराओं की सुरक्षा, बच्चों की उचित पालन पोषण एवं मनोरंजन के साधन, इनमें से सभी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है वह करेक्ट हो जाता है, इनमें से सभी। ठीक है, यह करेक्ट हो जाता है क्योंकि सामाजिक लाभ ये सभी, सामाजिक सुरक्षा होगी, सामाजिक नियंत्रण, परंपराओं की सुरक्षा होगी, बच्चों का अच्छा पालन पोषण होगा। तो इस प्रकार से, और इससे पहले वाला जो प्रश्न था उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि वह आर्थिक लाभ था। ठीक है, आर्थिक दृष्टि से संयुक्त परिवार के लाभ आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया था, सॉरी, लेकिन ये क्वेश्चन नया है। संयुक्त परिवार के दोष निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? कौन कौन से दोष हैं? व्यक्तिगत आर्थिक निर्भरता की कमी एवं आलसी व्यक्तियों की वृद्धि, निर्धनता सामान्य तथा बच्चों के व्यक्तिगत विकास में बाधक एवं गंदी आदतों का विकास, द्वेष एवं तनाव का केंद्र, गोपनीय स्थानों का अभाव, इनमें से सभी और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है वह बिल्कुल सही हो जाता है कि संयुक्त परिवार के अगर दोष भी देखे जाएं तो जैसे आलसी व्यक्तियों की वृद्धि हो जाती है क्योंकि और लोग कमाने वाले हैं, पेट उनका भर ही रहा है। व्यक्तिगत आर्थिक निर्भरता में कमी, अपने से लोग ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं समझते। निर्धनता सामान्य तथा बच्चों के व्यक्तिगत विकास में बाधक होते हैं और एक बच्चे की गंदी आदत दे करके दूसरा बच्चा भी उसको सीख लेता है। द्वेष एवं तनाव का केंद्र होता है, बहुत सारे लोग होते हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं, एवं गोपनीय स्थानों का अभाव और प्राइवेसी की कमी होती है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानने से पहले सबसे पहला प्रभाव जो पड़ता है वह क्या होता है? उसके परिधान का, और उसके बात विचारों से, उसके रंग से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो भी अगर हम किसी से पर्सनली मतलब जैसे बात करते हैं तो उसका सबसे पहला प्रभाव जो पड़ता है वह क्या पड़ता है? उसके परिधान का सबसे पहले प्रभाव पड़ता है। ठीक है, व्यक्ति परिधानों का चयन अपनी स्थिति व रुचि के अनुसार करता है, यह उसके व्यक्तित्व का परिचायक होता है। इसीलिए इंटरव्यू या किसी खास जगह पर जाने से पहले हम अपनी ड्रेसिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और रखना भी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी का नतीजा क्या है? मतलब ये प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी का नतीजा, मतलब विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या चीज़ हो जाती है? क्वाशियारकर मरासमस, ये प्रोटीन एलर्जी मॉलन्यूट्रिशन का है और ऑस्टियोमलेशिया ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है ये विटामिन डी कैल्शियम का, केराटिनमलेशिया केराटिनाइजेशन है, और क्या है? पेटिस की बीमारी। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होता है, प्रश्न है विटामिन ए की कमी का नतीजा क्या है? तो विटामिन ए की कमी का नतीजा जो है ये केराटिनोमलेशिया भी ये होता है, जो आइज में केराटिनाइजेशन हो जाता है, वही क्या है? विटामिन ए की डिफिशियंसी। वैसे अगर डिजीज अगर डायरेक्ट पूछता तो क्या होता? रतौंधी होता, लेकिन केराटिनोमलेशिया ये एक स्टेज है आँख खराब होने की। ठीक है, तो यहाँ पे आँख में केराटिनाइजेशन जो हो जाता है, सूखा सा, वो आँख के ऊपर वो चीज़ यहाँ पर है। ठीक,
आँख जो आई बॉल है उसमें ऐसा होता है विटामिन ए की डिफिशियंसी से। निम्न में से विटामिन B1 किसका निरोधक है? रिकेट्स का, पेलाग्रा का, बेरी का या हानिकारक एनीमिया का? तो विटामिन बी, जिससे कि क्या होता है, विटामिन बी से कौन सा रोग होता है? बी की डिफिशियंसी से आपको बेरी नामक रोग हो जाता है। B1 की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग? बेरी नामक रोग हो जाता है। और B2 की कमी से आपको पेलाग्रा होता है। रिकेट्स हमें विटामिन डी की कमी से हो जाता है। अनीमिया आयरन एवं कैल्शियम आयरन की डिफिशियंसी से अनीमिया होता है। ठीक है। विटामिन जो लोहे के अवशोषण में सहायता करता है, लोहे के अवशोषण मतलब आयरन को अब्जॉर्ब करने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? विटामिन B12, विटामिन सी, आपका विटामिन B6 या विटामिन ई? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाता है, जो आयरन के अवशोषण में कौन सहायक होता है? विटामिन सी। आयरन के अवशोषण में कौन सहायक होता है? विटामिन सी, जिसका रासायनिक नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। तो विटामिन सी आयरन के अवशोषण में, एब्जॉर्प्शन में सहायक होता है। विटामिन डी का कौन सा प्रकार प्रकृति में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन डी का कौन सा प्रकार प्रकृति में? D3, D2, डी या D4? तो प्रकृति में कौन सा प्रकार विटामिन डी का नहीं पाया जाता है? तो विटामिन डी का प्रकार जो है, जो प्रकृति में नहीं पाया जाता, वो आपका विटामिन D4 होता है। क्या होता है? विटामिन D4 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ विटामिन सी का अच्छा सोर्स है? फल, अंडे, दूध या गुड़? तो यहाँ पर जो कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं और इनमें कहा जा रहा है कि विटामिन सी का कौन सा अच्छा सोर्स नहीं है। ठीक। तो यहाँ पर जो है आपका ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो अच्छा स्रोत है, नहीं पूछा है, ये पूछा है अच्छा स्रोत कौन सा है। तो जो फ्रूट्स हैं यहाँ पर, जो जितनी चीज़ें ऑप्शन में है उसमें क्या है, जो ये फ्रूट्स हैं उसमें क्या, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो सब विटामिन सी के गुड सोर्स होते हैं। चाहे आपका वो आपका तो इसमें लेमन आ जाता है, नींबू आता है, ऑरेंज है, पाइनएप्पल है, मतलब जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होंगे वो सारे विटामिन सी के गुड सोर्स होते हैं। और अगर आंवला का नाम दिया होता तो आंवला ही सबसे अच्छा होता। टोकोफेरॉल क्या है? टोकोफेरॉल का यहाँ रासायनिक नाम ये दिया हुआ है और ये पूछ रहा है टोकोफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? विटामिन ई का, विटामिन बी का, विटामिन ए का या विटामिन सी का? तो जो टोकोफेरॉल है वह किसका रासायनिक नाम है? या विटामिन ई का रासायनिक नाम है? किसका? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है। ठीक। नेक्स्ट है हमारा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है। तो विटामिन ए का टोकोफेरॉल, अभी हम लोगों ने देखा था टोकोफेरॉल किसका रासायनिक नाम था? ई का। फिर उसके बाद विटामिन B1 थायमिन, ये किसका? बी हो गया। एस्कॉर्बिक एसिड की बात करें तो ये विटामिन सी का नाम है और रेटिनॉल की बात करें तो यह विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो इस तरह से हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 जो है वह करेक्ट हो जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है? रक्ताल्पता, लौह तत्व का निम्न अंतर ग्रहण। ठीक है। लौह तत्व का निम्न अंतर ग्रहण। तो अगर अनीमिया की बात कर रहा है, मैरास्मस निम्न ऊर्जा अंतर ग्रहण। ठीक है। क्वाशियोरकर, मैरास्मस मैंने आपको बताया था। क्वाशियोरकर निम्न प्रोटीन अंतर ग्रहण। ठीक है। मैरास्मस और क्वाशियोरकर, ठीक, ये भी सही है। स्कर्वी निम्न विटामिन B12 का अंतर। तो स्कर्वी किससे बता था? विटामिन सी की डिफिशियंसी से स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है आपका वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होता है कि इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो स्कर्वी जो है वह विटामिन सी की डिफिशियंसी से होती है, ना कि विटामिन B12। इससे क्या होता है? मेगाब्लास्टिक वो पर्निशियस अनीमिया हो जाता है। विटामिन B12 की जब कमी होती है उसमें स्कर्वी का कोई रोल नहीं होता, मतलब यह अनीमिया के लिए विटामिन B12 जिम्मेदार है। गेहूं के अंकुर का तेल
का उत्तम स्रोत क्या है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और या विटामिन के। तो जो गेहूं के अंकुर का तेल है उसका जो उत्तम स्रोत होता है वह क्या होता है? विटामिन ई होता है। ठीक, गेहूं के अंकुर का तेल जो होता है उसका क्या है? विटामिन ई। करेक्ट आंसर है उसका विटामिन ई का क्या होता है? रिच सोर्स होता है। निम्न में से किस पाक विधि के द्वारा विटामिन ए कैरोटीन की अधिकतम मात्रा नष्ट होती है? विटामिन ए की मात्रा जो है वह किस पाक विधि से ज़्यादा नष्ट होती है? तो दाब द्वारा पकाना, ब्लॉन्चिंग है और तलने की विधि, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? जो तलने की विधि है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा विटामिन ए की इससे क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुक करने पर क्या होता है? हमारे विटामिन जो होते हैं उनका लॉस हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो तलने से बहुत ज़्यादा लॉस होता है। बिटॉट्स स्पॉट किसकी कमी से होता है? आयोडीन की, विटामिन B6 की, विटामिन ए की या कैल्शियम की? तो हम सभी जानते हैं बिटॉट्स स्पॉट किसके उसमें है? विटामिन ए की डिफिशियंसी में। ठीक है, विटामिन ए की डिफिशियंसी में ऐसा होता है, जो स्टेजेस हैं आँख खराब होने की, उसमें एक स्टेज कौन सी है? बिटॉट्स स्पॉट की है, जब ब्लाइंडनेस होती जाती है। और ये जो है ये ट्रायंगुलर शेप के धब्बे होते हैं, विटामिन ए की डिफिशियंसी से होता है। लोहे का कार्य मतलब आयरन का फंक्शन क्या है? खून पहुंचाना, खून बनाना, ऑक्सीजन पहुंचाना, खाना पहुंचाना, खाना और ऑक्सीजन पहुंचाना। ठीक है, तो जो आयरन का कार्य है वह क्या है? तो आयरन का कार्य है, एक मिनट, ऑक्सीजन पहुंचाना। क्या है? लोहे का कार्य क्या है? ऑक्सीजन पहुंचाना है। ऑप्शन नंबर 2 यह जो है यह करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक कैल्शियम का अच्छा स्रोत है? चावल, बंगाल चना, दूध, मुर्गा। तो कैल्शियम का जो सबसे रिच सोर्स है वह कौन सा है? तो कैल्शियम का सबसे रिच सोर्स जो है इसमें वो क्या है? मिल्क है, दूध कैल्शियम का रिच सोर्स है। और इसका अवशोषण करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? विटामिन डी की आवश्यकता होती है। तथा रिकेट्स रोगों में कैल्शियम की अधिक मात्रा की दी जाती है। किसमें कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाएगी? स्कर्वी, ज्वर, बेरी या ऑस्ट्रोमलेशिया। तो हम जानते हैं ऑस्ट्रोमलेशिया और ऑस्ट्रोपोरोसिस ये दोनों किससे संबंधित है? ये हमारे विटामिन डी और कैल्शियम से संबंधित है। तो ऑस्ट्रोमलेशिया तथा रिकेट्स रोगों में कैल्शियम की मात्रा दी जाती है। बिल्कुल सही, ये क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 4 जो है ऑस्ट्रोमलेशिया, यह करेक्ट हो जाता है। तो ऑस्ट्रोमलेशिया तथा रिकेट्स रोग में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। पढ़ाया हुआ पसंद आया तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, और जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे मुझे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। व्यूज़ आपके जितने ज़्यादा बढ़ेंगे मुझे वीडियोस बनाने में भी अच्छा लगेगा। और मैं आपको अभी नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रहा है किसी कारणवश, तो आप ज़रूर डायरेक्ट चैनल पर जा करके आप वहां से मेरा वीडियो देख सकते हैं। मैं रोज़ रात में वीडियो अपलोड कर सकती हूं। जब तक कि आपकी परीक्षा टीजीटी पीजीटी की ये परीक्षा जो होने वाली है तब तक मैं लगातार प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराती रहूँगी और काफ़ी हेल्पफुल भी वो रहेगा। ओके, बाय।